कहानी की शुरुआत होती है एरिक नाम के एक लड़के से, जो एक दर्दनाक हादसे के बाद हमेशा के लिए बदल जाता है। एक दिन जब एरिक अपने घर लौटता है, तो उसे वहां एक भयानक मंजर देखने को मिलता है। उसका प्यारा घोड़ा, जो उसके लिए सब कुछ था, खेत की लोहे की तारों में बुरी तरह से फंसा हुआ था और तड़प रहा था। एरिक की माँ उस वक्त शराब के नशे में बेसुध पड़ी थी और आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। एरिक खुद उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कंटीले तारों को हटाते वक्त उसके दोनों हाथों में गहरे जख्म हो जाते हैं। वो अपने घोड़े को बचा नहीं पाता और ये दर्दनाक मंजर उसकी जिंदगी पर ऐसा असर छोड़ जाता है कि वो 15 साल बाद भी उस दिन को भूल नहीं पाया। हर रात उसे वो घोड़ा सपनों में दिखता है, तड़पता हुआ, और खुद को वो बेबस महसूस करता है। अब कहानी हमें ले जाती है 15 साल आगे, जहां हमें एक नई किरदार से मिलवाया जाता है। उसका नाम है शैली। एक दिन शैली को उसकी दोस्त जेड का एक अजीब वीडियो मैसेज आता है। जब वो वीडियो प्ले करती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो विंसेंट रोग नाम के एक ताकतवर और खतरनाक आदमी की पोल खोल सकते थे। जेड चाहती थी कि वो दुनिया को उसकी सच्चाई बताए और उससे बदला ले, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें शहर छोड़कर भागना ही समझदारी थी। जेड ने शैली को सख्त हिदायत दी थी कि वो किसी से न मिले, न बात करे, लेकिन खतरा पहले ही आ चुका था। जैसे ही जेड अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। एक महिला, जिसका नाम मैरियन है, उसका फोन छीन लेती है और देखती है कि उसने आखिरी कॉल किसे की थी। इसके बाद जेड को बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है और सारे सबूत भी मिटा दिए जाते हैं। अब बारी थी शैली की। उसे समझ आ जाता है कि अगला नंबर उसका है। वो डर जाती है और मदद के लिए डॉम नाम के लड़के को फोन करती है, लेकिन डॉम उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद शैली फौरन अपना घर छोड़ देती है और अंधेरे में भागने लगती है। भागते हुए उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो बचने की कोशिश करती है, तो गलती से कुछ पुलिस वालों से टकरा जाती है और उसका बैग जमीन पर गिर जाता है। पुलिस उसकी मदद करने ही वाली होती है, लेकिन उनकी नजर नीचे गिरे ड्रग्स पर पड़ जाती है। अब बात और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि उसके पास पाए गए ड्रग्स के कारण उसे गैर कानूनी नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि ड्रग्स की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए उसे जेल के बजाय एक सुधार गृह यानी रिहैब सेंटर में भेज दिया जाता है। लेकिन शैली को नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। अब कहानी में हम देखते हैं एरिक को, जो अब बड़ा हो चुका है। उसका बचपन भी तकलीफों से भरा था, क्योंकि उसकी माँ शराब की लत में डूबी रहती थी। धीरे धीरे एरिक भी नशे की गिरफ्त में आ गया। उसने कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बच गया। रिहैब सेंटर में भी उसका समय आसान नहीं था। वहां के लोग उसे तंग करते थे, लेकिन एरिक चुप रहता था, क्योंकि उसके लिए ये सब तकलीफें नई नहीं थीं। एक रात वो फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर शैली पर पड़ती है। पहली ही नजर में शैली उसे पसंद आने लगती है और फिर एरिक अपना सुसाइड का प्लान छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें विंसेंट दिखता है, जो एक ओपेरा हाउस का मालिक है। इसी पहचान के पीछे वो अपने असली कामों को छुपाता है। असल में वो एक खतरनाक आदमी है, जो क्राइम की दुनिया को चुपचाप कंट्रोल करता है। मैरियन आकर बताती है कि उन्होंने जेड को ढूंढ लिया है। ये सुनते ही विंसेंट सब कुछ छोड़कर उसके पास जाता है। वो जेड से पूछता है कि उसकी दोस्त शैली कहाँ है। जेड बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि शैली अब कहाँ है। फिर विंसेंट कहता है, मैंने पिछले 100 सालों में तुम्हारे जैसी कई लड़कियों को मारा है। उसका कहना था कि वो बुरे लोगों को मारना चाहता है, लेकिन नर्क में उन सभी की जगह पहले से तय है। इसके बाद वो कबूल करता है कि उसने शैतान से सौदा किया है और नर्क जाने से बचने के लिए वो मासूम लोगों की आत्माओं को वहां भेजता है। जेड उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन विंसेंट उसके कान में कुछ अजीब शब्द बोलता है। अचानक जेड अपने शरीर पर से कंट्रोल खो देती है और एक धारदार औजार से खुद की गला काटकर जान ले लेती है। फिर विंसेंट उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ दोहराता है और उसकी आत्मा को नर्क में भेज देता है। उधर शैली इन सब से पूरी तरह अनजान होती है। उसे लगता है कि रिहैब सेंटर में वो अब सुरक्षित है। शैली अब एरिक को नोटिस करने लगती है। रिहैब में लड़के और लड़कियों का बात करना मना होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से नजरों और इशारों से बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रूल्स बहुत सख्त होते हैं, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता, वो ग्रुप एक्टिविटीज के बहाने एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। एक दिन शैली किसी तरह सिक्योरिटी से बचते हुए चुपचाप एरिक के कमरे तक पहुंच जाती है। वहां उसकी नजर दीवार पर लगी कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स पर पड़ती है, जिन्हें एरिक ने खुद बनाया था।
वो इन ड्राइंग से काफी प्रभावित होती है और एरिक से एक ड्राइंग अपने पास रखने की बात करती है। उसी वक्त उसकी नजर एरिक के हाथों पर पड़े गहरे निशानों पर जाती है, जो उसकी बीती जिंदगी के दर्द को बयां करते थे। तभी रिहैब सेंटर में अनाउंसमेंट होती है कि पेशेंट 105 से मिलने कोई आया है। एरिक समझ जाता है कि यह नंबर शैली का है, लेकिन शैली घबरा जाती है और कहती है कि उसे यहाँ कोई नहीं जानता। एरिक बाहर जाकर देखता है और गलती से उन्हें वकील समझ लेता है, लेकिन शैली पहचान जाती है कि उसकी माँ मैरियन उन्हीं के साथ आई है और अब उसे जबरन वापस ले जाना चाहती है। वो डर से एरिक से कहती है कि वो उसे छुपा ले। एरिक उसे एक छुपे रास्ते से निकालता है और वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए दोनों ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी को कुछ समझ आए उससे पहले ही वो दोनों बाहर की फेंस लांघकर वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में एक अजनबी से लिफ्ट लेकर वो शहर से बहुत दूर चले जाते हैं और शैली एक पुराने खाली अपार्टमेंट में रुकती है जो उसके दोस्त का होता है। शैली चाहती है कि एरिक वहां न रहे क्योंकि उसके लिए खतरा बढ़ सकता है, लेकिन एरिक उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसलिए दोनों कई दिनों तक वहां छुपे रहते हैं और अपनी जिंदगी के पुराने दुख और यादें एक दूसरे से बांटते हैं। इस दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती और नजदीकियां बनने लगती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों को पानी में एक लाश मिलती है। वो जेड की होती है। पुलिस को जानकारी दी जाती है, लेकिन पुलिस खुद विंसेंट के अंडर होती है, इसलिए वो इस खबर को दबा देती है। जब ये बात विंसेंट को पता चलती है तो वह गुस्से में मैरियन को आदेश देता है कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढकर खत्म कर दो, क्योंकि अगर वीडियो बाहर आ गया तो उसकी असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मगर इन सब से अनजान शैली और एरिक अपनी नई जिंदगी के कुछ खुशनुमा पल जी रहे होते हैं। वे जंगलों में जाकर कैंपिंग करते हैं और शैली म्यूजिक में खो जाती है, जैसे उसने अपना पुराना दर्द कहीं पीछे छोड़ दिया हो। एक दिन शैली पियानो बजा रही होती है, लेकिन अचानक उसका मन परेशान हो जाता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की वो कड़वी यादें फिर से सताने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए उसने कभी ड्रग्स लेना शुरू किया था। वो एरिक को बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ ने उसे पैसों के लिए ऐसे काम करवाए जो उसकी उम्र के बच्चों को नहीं करने चाहिए थे। शैली को लगता है कि उसने भी लोगों को चोट पहुंचाई है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताती क्योंकि उसे डर होता है कि अगर एरिक को सच्चाई पता चली तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन एरिक उसका हाथ थाम कर कहता है कि जब उसने शैली को पहली बार देखा था उस रात वो अपनी जान लेने वाला था, लेकिन शैली को देखकर उसने वो फैसला बदल दिया। एरिक उसे भरोसा दिलाता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसी दिन शैली एरिक को एक डांस क्लब ले जाती है। जब वो दोनों डांस कर रहे होते हैं तभी डॉम उन्हें देख लेता है और शैली को वहां से तुरंत जाने को कहता है। शैली को पता चलता है कि उसके दोस्त चीट का मर्डर कर दिया गया है और अब वही लोग उसके पीछे भी पड़े हैं। एरिक उससे पूछता है कि ये सब क्या है, लेकिन शैली कहती है कि घर पहुंचकर वो सब कुछ बता देगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपार्टमेंट पहुंचते हैं विनासेंट के आदमियों का हमला हो जाता है। एरिक अपनी आंखों के सामने शैली को मरते हुए देखता है और कुछ ही पल बाद उसकी खुद की भी मौत हो जाती है। मरने से पहले एरिक को अजीब से विजन दिखते हैं, जैसे शैली पानी में डूब रही हो। फिर अचानक एरिक की आंखें खुलती हैं और वो खुद को किसी अजीब सी वीरान जगह पर पाता है। वहां हर तरफ कौवों की आवाजें गूंज रही होती हैं। तभी उसे एक रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है जो उसे अपने पीछे आने को कहता है। एरिक को लगता है कि शायद ये किसी ड्रग का असर है, क्योंकि वो जो देख रहा होता है वैसी दुनिया उसने कभी नहीं देखी थी। जब एरिक उस अजनबी से पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो खुद को क्रोनोस बताता है और कहता है कि तुम अब वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। क्रोनोस एरिक को एक रहस्यमयी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब कोई इंसान मरता है तो ऐसा माना जाता है कि कौवे उसकी आत्मा को सही जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी मौत इतनी दर्दनाक होती है कि आत्मा भटक जाती है और उसे शांति नहीं मिल पाती। एरिक को यह सब एक बुरा सपना लगता है और वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रास्ता ही नहीं मिलता। तभी क्रोनोस कहता है कि लगता है तुम्हें अब तक कुछ समझ नहीं आया, और फिर उसे धक्का देकर वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। अचानक एरिक खुद को अपने अपार्टमेंट में पाता है और शैली को आवाज लगाता है। तभी उसे बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये विनसेंट का आदमी होता है जो शैली का फोन लेने आया था। वो खुद को पुलिस वाला बताकर एरिक को बहकाने की कोशिश करता है। एरिक उस पर भरोसा कर लेता है और उसे सारी बात बताने लगता है, लेकिन वो आदमी बिना किसी चेतावनी के एरिक को गोली मार देता है। एरिक को लगता है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि वो अब भी जिंदा है। गुस्से में वो उस नकली अफसर को मार डालता है,
लेकिन उसके अपने शरीर की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। उसके पेट से आंतें बाहर आ रही होती हैं, मगर धीरे धीरे उसका शरीर खुद को ठीक करने लगता है। एरिक को अपने सिर में फिर से क्रोनोस की आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखता है कि एक काला कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे ब्रिज के ऊपर शैली दिखाई देती है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो पानी को छूता है, वो फिर से उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। अब एरिक को यकीन हो जाता है कि वो और शैली दोनों मर चुके हैं। वो क्रोनोस से पूछता है कि शैली उसके साथ क्यों नहीं है। क्रोनोस बताता है कि शैली की आत्मा नर्क में है और अगर एरिक चाहे तो उसे वापस ला सकता है। लेकिन इसके लिए उसे उन लोगों को खत्म करना होगा जिन्होंने उन्हें मारा, क्योंकि वो लोग मासूमों की आत्माएं नर्क में भेज रहे थे और दुनिया के संतुलन को बिगाड़ चुके थे। क्रोनोस एरिक से कहता है कि अगर वो इस काम को पूरा करता है तो उसे दोबारा जीने का मौका मिलेगा। ये शक्तियां तब तक उसके पास रहेंगी जब तक उसका और शैली का प्यार सच्चा है। अब एरिक अमर तो होगा, लेकिन उसे हर चोट का दर्द जरूर महसूस होगा। अब एरिक वापस अपनी दुनिया में लौट आया था और बदला लेने के लिए तैयार था। सबसे पहले वह अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है ताकि हथियार जुटा सके। इसके बाद वह शैली की मां सोफिया से मिलने जाता है। लेकिन सोफिया झूठ बोलती है कि शैली की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। एरिक उसकी आंखों में देखकर कहता है कि वो जानता है सच क्या है, क्योंकि वो खुद वहां मौजूद था जब शैली को मारा गया था। वो साफ साफ कहता है कि अगर तुम भी इसमें शामिल निकली तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। फिर एरिक शैली के पुराने कमरे में जाता है, जहां उसे कुछ पुरानी तस्वीरें और एक थिएटर का एंट्री पास मिलता है। उसी थिएटर में जाते हुए एरिक को रास्ते में वो शख्स मिल जाता है जिसने उसे मारा था। वो एरिक के सिर पर बंदूक रखकर पूछताछ करता है, लेकिन तभी एरिक की बॉडी खुद एक्टिव हो जाती है और बिना देर किए वो उस आदमी को मार देता है। थिएटर के बाहर आते वक्त एरिक को मैरियन दिखती है। वो उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे होती है और बच जाती है। एरिक उसका पीछा करते हुए उसकी कार तक पहुंचता है, लेकिन लंबी चेज के बाद वो कार से गिर जाता है और एक ट्रक के नीचे बुरी तरह कुचला जाता है। हालांकि उसकी हीलिंग पावर उसे दोबारा जिंदा कर देती है, लेकिन दर्द बहुत भयानक होता है। उधर विंसेंट को अब पता चल जाता है कि एरिक मरकर भी जिंदा हो चुका है और वो गुस्से में आकर शैली की मां सोफिया को मार डालता है। साथ ही अपने लोगों को आदेश देता है कि एरिक को जिंदा पकड़ा जाए। इस बीच एरिक डोम को ढूंढ लेता है और उसे सब सच्चाई पता चलती है कि इन सब के पीछे विंसेंट ही है। वो इंसानों के दिमाग में घुसकर उनके अंदर के अंधेरे को उन पर हावी कर देता है। एरिक फिर शैली के अपार्टमेंट में जाकर सब कुछ छानता है और उसे वो फोन मिल जाता है जिसमें असली वीडियो रिकॉर्ड थी। जब एरिक वो वीडियो देखता है तो उसमें शैली को किसी का मर्डर करते हुए देखता है, और वो भी विंसेंट की मैनिपुलेशन में आकर। हत्या इतनी भयानक थी कि एरिक वीडियो पूरा देख भी नहीं पाता। उसे शैली की सच्चाई पर शक होने लगता है। कहीं वो उसके साथ प्यार का नाटक तो नहीं कर रही थी। लेकिन एरिक का दोस्त उसे समझाता है कि जब तक सारी सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जब एरिक अपने जवाब की तलाश में जुटा होता है, तभी विंसेंट के बदमाश साथी उस पर हमला कर देते हैं। एरिक पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन इसी दौरान उसे गोली लग जाती है। वो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि इस बार उसकी बॉडी खुद को ठीक नहीं कर रही, और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। जब उसकी आंख दोबारा खुलती है तो वो खुद को फिर से उसी रहस्यमय दुनिया में पाता है जहां क्रोनोस उसका इंतजार कर रहा होता है। क्रोनोस उसे बताता है कि उसकी शक्तियां इसलिए चली गईं क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और शैली के प्यार पर शक किया। अब बहुत देर हो चुकी है। शैली की आत्मा को बचाना अब मुमकिन नहीं। लेकिन एरिक हार मानने को तैयार नहीं होता। वो साफ कहता है कि उसका प्यार झूठा नहीं था और अगर जरूरत पड़ी तो वो शैली के लिए खुद नर्क में जाने को तैयार है। उसके इतना कहते ही चारों ओर से कौवे उसे घेर लेते हैं। क्रोनोस अपने खून को एरिक के खून के साथ मिलाता है और रहस्यमयी शब्दों को दोहराना शुरू करता है। एरिक का शरीर तड़पने लगता है, उसकी रगों में बहता खून काला पड़ने लगता है और भयंकर दर्द में वो चिल्लाता है। इस प्रक्रिया के बाद अब एरिक के पास दोनों दुनियाओं में आने जाने की शक्ति होती है और उसे एक बार फिर अपना मिशन पूरा करने का मौका दिया जाता है। वो फिर से अपनी मरी हुई बॉडी में लौट आता है, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली बनकर। उठते ही वो उन सबको खत्म कर देता है जिन्होंने पहले उसे मारा था। उनमें से एक के फोन पर उसे एक मैसेज मिलता है जिससे पता चलता है कि मैरियन अब ओपेरा हाउस में आने वाली है। एरिक अपना चेहरा पेंट करता है, एक डरावना रूप अपनाता है और फिर विंसेंट से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है।
जैसे ही वो ओपेरा हाउस में घुसता है, वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को बेरहमी से मार गिराता है। तलवारें, चाकू, गोलियां, कुछ भी उसे रोक नहीं पाते। वो पूरा हॉल लाशों से भर देता है। एरिक जब मैरियन तक पहुंचता है, तो उससे विंसेंट के बारे में पूछता है। मैरियन डर के मारे सब कुछ बता देती है, लेकिन एरिक उसे और उसके असिस्टेंट को मारकर उनकी लाशें स्टेज के बीच ऑडियंस के सामने फेंक देता है। इस मंजर को देखकर वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद एरिक सीधा विंसेंट के प्राइवेट विला पहुंचता है, जहां वो आराम से बैठा होता है और अपने बाल संवार रहा होता है, जैसे उसे कोई डर ही नहीं हो। एरिक उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि अब अंत करीब है। लेकिन विंसेंट बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो अपने हाथ पर खुद ही कट लगाकर दिखाता है कि वो भी एक आम इंसान है। उसके पास कोई ताकत नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ अंधेरा है जिसे उसने सब पर हावी कर दिया। जैसे ही एरिक विंसेंट का सामना करता है, वो उस पर एक तेज औजार से हमला करता है। लेकिन जब उसे एरिक का खून काले रंग का दिखता है, तो वो चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एरिक के पास अब कुछ अलग और खतरनाक शक्तियां हैं। तभी वो एरिक के बहुत पास जाकर उसके कान में कुछ रहस्यमयी शब्द फुसफुसाता है और उसकी शक्तियों को चुराने की कोशिश करता है। वो एरिक के अंदर छिपी दुख भरी यादों को बाहर निकालकर उसकी आत्मा पर काबू पाने लगता है। एरिक लगभग हार मानने ही वाला होता है। तभी दोनों किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां पर एरिक को पता चलता है कि विंसेंट जिंदा होते हुए भी उस दुनिया में आ चुका है, लेकिन उसने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि अब उसे माफी नहीं मिल सकती थी। तभी नर्क से आए डरावने राक्षस उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे एक बेहद दर्दनाक अंत देते हैं। एरिक ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया था, और जैसा क्रोनोस ने कहा था, शैली की आत्मा नर्क से वापस लौट आती है। लेकिन एरिक अब वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। शैली को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वह खुद को अपने अपार्टमेंट में पाती है। उसके सामने क्रोनोस खड़ा होता है और उसे बताता है कि एरिक ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। शैली जब पीछे मुड़ती है, तो उसे एरिक की लाश दिखाई देती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और उनके साथ बिताए हर पल को याद करती है। दूसरी दुनिया में अब एरिक क्रोनोस की जगह ले चुका होता है। उसे वहीं रहना था जब तक कोई दूसरा उसकी जगह लेने ना आए। अब ये उसकी नई नियति थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। लेकिन एरिक के दिल में एक उम्मीद अब भी थी कि एक दिन वो और शैली फिर मिलेंगे। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।